दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जी रहे हैं या फिर ये हिंदुस्तान 16वीं सदी का है? इस बात पर विचार करना अब लाजमी हो गया है, क्योंकि हमारे देश के जो घटनाक्रम है वो वास्तव में बड़े विचित्र हैं, बड़े अनोखे हैं, पीड़ादायक हैं, दर्द देने वाले हैं। दोस्तों, जिस देश के भीतर SDPI, पॉपुलर फ्रंट और फिर जब उन पर कार्रवाई होने लगे तो इस्लामिक दावा नाम से सेंटर स्थापित हो जाए और देश के भीतर इनकी जड़ें, इनकी शाखाएं वृक्ष की डालियों की तरह फैल जाए तो स्थिति मानवता के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाली होती है। दोस्तों, हम कैसे समाज में जी रहे हैं? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी के आधुनिक विश्व के भीतर मजहबी ठेकेदारों को भी स्थान दिया जाता है। मजहब के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, बहाना ये बनाते हैं कि हम लोगों के आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनकी मान्यताएं परिवर्तित हो गई हैं, यानी कि लोग खुद हमारे मजहब में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का एक कुचक्र है, सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने का ये कार्य है। दोस्तों, वास्तव में जो समाज के भीतर प्रचलित मान्यताएं हैं, प्रचलित मजहब है, मैं इनको धर्म नहीं मानता। हालांकि इनको धर्म का नाम दिया जाता है। ये सभी संप्रदाय हैं, मजहब है। धर्म व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। धर्म का संबंध मानवीय गरिमा की स्थापना से है। मानव मूल्यों के स्थापना का नाम धर्म है। दोस्तों, लखनऊ में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है और एक्शन में आने की वजह है ATS की कार्रवाई। ATS ने दोस्तों 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद उमर और इसके अलावा जहांगीर नाम के ये मौलाना गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है जब देश के भीतर लगभग 1000 के करीब मौखबाधिर, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसकी फंडिंग ISI द्वारा की जाती है। तो स्थिति और मामला विचारणीय हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया है। रासुका की कार्रवाई इन आरोपितों पर करने का मन योगी सरकार ने बनाया, निर्देश दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों कानपुर के भीतर धर्मांतरण के मामलों ने जोर पकड़ा था और तभी से यूपी की ATS, यूपी का तमाम कानूनी अमला इस बात में इस खोज में लगा हुआ था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका मस्तिष्क कार्य कर रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अब दोस्तों, पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक संवाद करना चाहता हूँ। मुझे जो मेरे भीतर आज एक पीड़ा हो रही है, आप सभी से वो मैं पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों को हमने सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा छोड़ा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग अक्सर इस बात में खुश हो जाते हैं कि हमारा परिवार सुखपूर्वक सो रहा है, हम संतुष्ट हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। हमने कभी समाज के निचले वर्ग को अपने गले से नहीं लगाया। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि आज नोएडा के अंदर डेफ सोसाइटी बन गई। देश के तमाम राज्यों में ऐसे सेंटर खुल गए जहाँ पर मजहबी ठेकेदार लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मैं किसी मजहब की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति पर, समाज के एक वर्ग पर जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उसको इस तरीके से बहका कर, डरा कर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देना, फ्रेम करके, कहीं ना कहीं वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे देश के भीतर ये आम बात अब हो चुकी है। किसी राज्य में
इस पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर राजनीति होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा कि योगी सरकार 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है और उसे एक मुद्दा मिल गया है ताकि वो राजनीति कर सके। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि योगी सरकार राजनीति कर रही है तो राजनीति करने का मौका किसने दिया? इस तरह के घटनाक्रम आखिर समाज के भीतर क्यों हो रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री जो है इस समय में भारत सरकार के भीतर, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता, किसी भी व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए, मजहब बदलने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश में वे कौन सी साजिशें काम कर रही है, उनकी जड़ों पर प्रहार करने की आवश्यकता है। उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस वक्त में एक जंग छिड़ गई है। एक खेमा वो खेमा है जो लगातार इस बात पर पुरजोर तरीके से जिक्र कर रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित मामला है। योगी सरकार ने इस मुद्दे को जानबूझ करके उछाला है और एक वर्ग वो है जो इस मुद्दे को मजहबी ठेकेदारों द्वारा एक सुयोजित साजिश के रूप में पेश कर रहा है। और मेरे विचार में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किसी शातिर मस्तिष्क की एक चाल थी जिसने इस तरीके से देश के भीतर रैकेट चलाने का कार्य किया। दोस्तों, ये लोग सीएए और एनआरसी का जमकर विरोध करते हैं। देश के राजनेता भी जमकर विरोध करते हैं, लेकिन किसी के संवैधानिक हक पर यदि डाका डाला जाए, किसी की गरिमा पर, मानवीय गरिमा पर यदि चोट की जाए, किसी व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत यदि फंसाया जाए, तो वास्तव में वह हमारे संविधान के खिलाफ है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा से किसी मजहब में प्रवेश करना चाहता है तो भारत का संविधान उसकी भी आज्ञा देता है, उस पर भी राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा देश राजनीति प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर राजनीति होती रहेगी। दोस्तों, मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम है। जिस तरीके से नोएडा को एपीसेंटर बना करके देश के तमाम राज्यों में, चाहे वो केरल हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में ये नेटवर्क फैलाया गया। और दोस्तों, न जाने ऐसे कितने मौलाना अभी मैदान में हैं जो अपनी चालों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आईएसआई की साजिश का जिस तरीके से सामने आना प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स में और सरकार के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है, और एडीजी ने भी, उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया कि आईएसआई ने मोटी फंडिंग कहीं ना कहीं की थी भारत के भीतर धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे देशों को, ऐसी एजेंसी को, नापाक एजेंसी को अपने देश के भीतर भी झांकना चाहिए कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। वो भारत की राजनीति में इस तरीके से दखल दे रही है कि अब हमें सीमा के साथ साथ अपने देश के भीतरी शत्रुओं से भी मुकाबला करना है। शत्रु वे हैं जो मजहब के नाम पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो लोगों को लड़ाते हैं, लोगों की अभिव्यक्ति की, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का जो हनन करते हैं। वे लोग धर्म के, मजहब के वास्तविक दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर समाज के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे देश में संसद में भी ये मुद्दा बना कि देश के भीतर धर्मांतरण व्यापक स्तर पर चल रहा है, इस पर कई राज्य सरकारों ने कानून बनाने का फैसला किया, तो हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा जो लोग किसी जोड़े को केवल इसलिए मौत के घाट उतार देते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से दूसरे मजहब में विवाह किया है, वे भी मानवता के सबसे बड़े शत्रु हैं। दोस्तों, इस तरह का घटनाक्रम हमारे देश के भीतर रुकना चाहिए। हमारे देश के भीतर
तमाम तरह की मिशनरी आई, तमाम तरह के मजहबी उस्ताद आए जिन्होंने इस देश को समय समय पर तोड़ने का कार्य किया। लेकिन जिन लोगों ने, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस देश को बचाने का प्रयास किया, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब्दुल रशीद जैसे लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनका जिक्र आपको टीवी डिबेट्स में भी कहीं दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, इस घटना के पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे देश के राजनीतिक मुद्दे के रूप में ये सामने आए। चुनाव में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पर पार्टियां लड़ने की बात करती है, सत्ता में पहुंच जाती है तो सत्ता में पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने उसी बयान पर पार्टियों को काबिज रहना चाहिए। ये बताना चाहिए कि 5 साल में हमने विकास के लिए कितना कार्य किया। एक चूर्ण दे करके लोगों को बहकाने का कार्य यदि चुनाव में होता है तो वास्तव में जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा, सबसे बड़ा छल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिन मुखबादिरों को बहका करके उनके धर्म से हटाया गया, उन्हें न्याय मिलेगा। मेरे इस वीडियो में इतना है।